नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस के समंदर में तैरना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स आपकी लाइफ जैकेट है बॉस। बिना इसके डेटा साइंस समझना मुश्किल है और मशीन लर्निंग को तो एक सपना ही रहने दो। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा साइंस में इसका क्या रोल है और इसके की कंसेप्ट्स जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सी चीज़ें। हम देखेंगे एम्पिरिकल रूल, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डी साइज, आउटलायर्स और आरएफएम सेगमेंटेशन के बारे में। तो फुल ऑन प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहो। अभी सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब एक सिंपल भाषा में अगर कहे तो डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और उसको समझना। डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है पैटर्न्स पकड़ने में, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस बनाने में। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि हम अपने डेटा पे भरोसा कर सकते हैं। और ये डेटा साइंस है ना, ये इसमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बिना जो हमारा बैक में जो लॉजिक चल रहा होता है वो हम समझ नहीं पाएंगे। देखो अभी क्या होता है, मॉडल्स तो हम बिल्ड कर लेते हैं, मॉडल्स के मतलब बैक स्टोरी क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ये ऐसे होता है कि अगर हमें फंक्शनिंग उसका पता ही नहीं है तो फिर हम ये नहीं समझ पाते कि आउटपुट कैसा आ रहा है। लेकिन अभी के लिए क्या होता है कि मोस्टली हम आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आए हमारा काम बना तो बाकी आप समझ लो। तो लेकिन हमें बैक ऑफ द स्टोरी भी पता होनी चाहिए। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स ये बहुत ही क्रूशियल होता है। हमें इसकी मदद से हम लोग पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं, एनॉमलीज अगर कुछ प्रेजेंट हो हमारे डेटा में तो वो भी हम निकाल सकते हैं। और इसकी मदद से हम प्रेडिक्शंस करना, हमारे पास एक एक्चुअल लॉजिक होगा कि हमने इसकी मदद से प्रेडिक्शंस किए हैं, ये हम बता सकते हैं, राइट। इससे हम मीनिंगफुल इंसाइट्स भी निकाल सकते हैं डेटा में से। ठीक है, एक्यूरेसी मिलती है और हमें रीडेबिलिटी मिलती है। मतलब अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम वो कंफर्म ले सकते हैं, वो किसी के बेसिस पर ले सकते हैं। बिकॉज इसका प्रेडिक्शन इतना आया सो इसके बेसिस पर मैंने ये डिसीजन लिया, हम ये कह सकते हैं। हम लॉजिक भी यहाँ पे क्लियर रख सकते हैं। तो हम कोई ऐसे नहीं कि सुपरस्टिशंस पे बिलीव करो या फिर जस्ट जैसे कि कोई एक कॉइन टॉस किया और फिर उसके हेड्स एंड टेल्स पे डिसीजन लिया, वैसे नहीं होता। तो स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम डेटा को समराइज करते हैं। जैसे उसमें मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ देख रहे हो, तो हमें इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। मीन मतलब एक सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो एवरेज होता है। ठीक है, पर देखो यहाँ पे क्या है ना कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इनमें भी सब कैटेगरीज होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहली सब कैटेगरी होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं मीन, मीडियन, मोड। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, वेरिएंस आता है। ठीक है, ये भी हम लोग मीन मीडियन को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम लोग डेटा को समराइज़ करते हैं। ओके, समराइज़ करने के लिए हमारे पास मीन, मीडियन, मोड ये तीन चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। तो चलो अभी ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सब मेजर है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानते हैं। हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होते हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन मतलब क्या है कि वो एवरेज वैल्यू निकालता है। अभी देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि वो सिर्फ नंबर्स के डेटा पे काम करेगा। ठीक है, उसका काउंट निकाल सकता है एंड ऑल द चीज़ विच हम नंबर्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पहले हमारे पास मीन है। मीन मतलब हम लोग हमारे जो भी डेटा है उसमें से हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमारा मीन होता है। मीडियन हमारी क्या होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। हमारा जो भी डेटा है उसमें मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, और इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। मतलब अगर इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मोड मतलब क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू,
मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब जो भी ऐसी वैल्यू जो बार बार उस डेटा सेट्स में रिपीट हो रही हो, जो बार बार उस नंबर्स में रिपीट हो रही हो। तो वैसे जब हम कोई तो एक डेटा देखेंगे तब आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मीन का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फंडा है। ओके, सब वैल्यूज़ को हमें ऐड करना होता है और जितने वैल्यूज़ है उससे डिवाइड करना होता है। जितनी वैल्यूज़ है उतने नंबर ऑफ काउंट को हमें उससे डिवाइड करना होता है। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, 2, 3, 4। अभी इन तीनों नंबर्स का हमें मीन निकालना है, तो क्या करोगे, 2 + 3 + 4 ये कर दो। ओके, आएगा कितना आएगा, 9 आया, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ उतने नंबर्स से, मतलब हमारे पास कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स को हमने ऐड किया, 2, 3, 4, ये 3 नंबर्स थे हमारे पास, तो उस काउंट ऑफ नंबर से हमें उसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास 9/3 डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया। 3 हमारा यहाँ पे मीन है। ओके, अभी जानते हैं मीडियन के बारे में। मतलब मीडियन क्या होता है, जब डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो बीच वाली वैल्यू जो भी होती है मीडियन होती है, ठीक है। तो जब भी हम डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, मतलब देखो हमारे पास डेटा है, हमें पहले क्या करना होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, मतलब लोवेस्ट टू हाईएस्ट, इस ऑर्डर में हमें उसको अरेंज करना पड़ता है। तो देखो मीन का एग्जाम्पल क्या है, इन तीनों हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 ये कितना हुआ, 9। 9 बाई फिर 3 नंबर्स है हमारे पास, तो 3 से डिवाइड करो, 9/3 कितना आया, वो उसका मीन हो गया। अभी नेक्स्ट हम जानते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन मतलब क्या है, द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। देखो पर इसके लिए एक कंडीशन होती है, मीडियन के लिए हमें उन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना पड़ता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है। ओके, और इसमें इवन और ऑड के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। इवन नंबर्स अगर हमारे पास है, मतलब हमने टोटल काउंट किया और हमारे पास इवन काउंट आया तो फिर n/2 करते हैं, अगर हमारे पास ऑड आया तो n+1/2 करते हैं, ठीक है। मीडियन मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे हमें डेटा को इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो जो भी बीच वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। ओके, सबको हमने असेंडिंग में ऐड कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लाया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के बाद क्या हुआ, काउंट करो उसका। देखो हमने एग्जाम्पल लिया, अभी ये 1 + 3 + 5 7 9 ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये काउंट है। ओके, हमारे पास कितने नंबर्स है, 5। अभी ये ऑड है, राइट, 5 ये तो ऑड नंबर है। ओके, 5 ऑड नंबर है, इसलिए 5 + 1 कर दो, 5 + 1 और डिवाइड बाई 2 करना है हमें। ऑड नंबर है इसलिए हमने 5 + 1 डिवाइड बाई 2 किया। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, हमारा मीडियन आया 3। तो ये वैल्यूज़ होती है मीडियन के लिए, ये फॉर्मूला होता है। वही अगर हमारे पास एक और नंबर होता हमारे डेटा में तो 6 आता, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हम डायरेक्टली कर देते, ठीक है, वो भी 3 ही आता, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ काउंट कितने थे, तो ये, तो थर्ड नंबर पे कौन सा वैल्यू आती है, 5, तो वो हमारी मीडियन है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट हम जानते हैं मोड के बारे में। मोड मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो वही मोड होता है, ठीक है। तो अभी मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास 2, 3, 3, 4, 5 ऐसे वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख के ही बता सकते हैं या फिर सुन के ही समझ सकते हैं कि 3 ये मैंने 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। मेरे डेटा में 3 ये रिपीटेड है तो 3 ही इसमें मोड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वो हमारा मोड होता है, ठीक। अभी ये जो तुम देख रहे हो ना, ये ग्राफ, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है, जो बताता है कि कौन सी वैल्यू रेंज में कितने लोग या फिर ऑब्जर्वेशंस है, ये सारी चीज़ें ये बताता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बार्स है लाइट ब्लू कलर्स में, ये जो बार है वो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, और ये जो स्मूथ लाइन तुम देख रहे हो ना, ये लाइन, उसको कहते हैं KDE। KDE मतलब कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्मूथली दिखाता है, ठीक है। ये लाइन जहाँ पे ऊपर जा रही है हम वहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। हिस्टोग्राम शोइंग मोड, तो मोड वैल्यू ये रिपीट दिखाने वाला है, ठीक है। तो फिर जहाँ पे भी ये कर्व हाई है वो समझ सकते हैं वो वैल्यू यहाँ इस डेटा में मोड होने वाला है, ठीक है। तो 10 को वैल्यू ये किया, यहाँ पे मैंने रेड डैश्ड लाइन जो है वो मोड है, मोड का इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, 10 है, वो हम देख सकते हैं। हमने इंडेक्स में भी ये किया है कि हम उसको रेड डॉटेड लाइन से, डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये हिस्टोग्राम दिखा रहा है। डेटा का पीक हमें बताता है कि ज़्यादा लोग किस वैल्यू के आसपास क्लस्टर्ड है। यहाँ पे हम मोड दिखा रहे हैं। अगर हम इसे किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझना चाहते हैं तो भी ये ले सकते हैं हम लोग, मतलब मोस्ट कौन सी वैल्यू रिपीटेड है वो अगर हमें देखना है। तो अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सेकेंड पार्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, मेजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को समराइज करने में मदद करता है। ओके, उसके लिए हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये 4 ही चीज़ें हैं। उनको भी डिवाइड किया गया है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है मीन के आसपास। ओके, मीन हम इससे पहले हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये सारी चीज़ें निकालनी होती है, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें वर्क करती है। मतलब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब दिखाता है कि डेटा हमारे पास जो है वो कितना स्प्रेड आउट है। इसको हम विजुअलाइजेशन की मदद से समझ सकते हैं। ओके, और उसके लिए फॉर्मूला भी होता है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हमें एक वैल्यू ही चाहिए हो पर्टिकुलर, तो फिर ये हमें बताता है कि डेटा मीन के आसपास है या फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है। तो फिर हमें ये समझ आता है इसकी मदद से कि हमें उस पर और काम करना है या फिर उसको वैसे ही रहने देना है। अगर वो मीन के आसपास है तो ओके, हमारा डेटा ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, मतलब एनॉमलीज़ नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, पर वही अगर वो स्प्रेड आउट हो तो फिर हमें उस पर काम करना पड़ेगा। वही स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, ये दिखाता है कि डेटा के वैल्यूज़ में से कितने दूर या करीब है। मतलब ये एक काउंट देता है, ये वेरिएंस जैसा ही काम करता है लेकिन ये एक काउंट देता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है कि डेटा के वैल्यूज़ मीन से कितने दूर है या फिर करीब है। मीन से डिस्टेंस बताता है हमें ये। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये बेल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो रेड डॉटेड लाइन तुम देख रहे हो जो ऊपर स्ट्रेट जा रही है वो होता है मिडल वैल्यूज। ओके, मीन होती है वो, मिडल वैल्यूज नहीं एवरेज। ओके, तो अब ये देखो, ये जो कर्व है इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बेल कर्व कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिकल शेप होता है, ये तो हम देख ही सकते हैं। पीक पर मीन, मीडियन और मोड सब सेम ही होते हैं। ठीक है, जब हम हाईएस्ट पीक पे जाएंगे तब वहाँ पे एवरेज, मिडल वैल्यू, जो रिपीटेड वैल्यू है वो सभी सेम ही होंगे। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड डिविएशन दूर उतनी कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो शेडेड रीजन्स आप देख सकते हो, जो डार्क शेडेड रीजन्स है, वो डेटा 68% ऑफ डेटा, ओके, फर्स्ट डिविएशन में अगर हम कहें तो 68% ऑफ डेटा होता है। सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम कहें तो फिर हमारे पास 95% ऑफ डेटा उसमें आता है। और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर हम कहें तो वहाँ पे हमारे पास 99.7% ऑफ डेटा इसमें लाई हो जाता है। अगर आप इंडेक्स में भी देखो तो ब्लू लाइन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है, कर्व दिखा रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन फेंट का है, सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन ज़रा थोड़ा सा डार्क है फ्रॉम द फर्स्ट, ओके, और थर्ड तो सबसे डार्क है। ठीक है, और मीन किससे रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड लाइन से। एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ हैं, वाई एक्सिस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 68% ऑफ द डेटा हमारे किस डिविएशन में आ रहा है, राइट। सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है, ये चीज़ें हम इस बेल कर्व को देख के या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हम समझ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इस डायग्राम्स को समझना भी हमारे पास, मतलब ये जो विजुअलाइजेशंस हम बनाने वाले हैं इनकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। एक ही चार्ट देख के हम समझ सकते हैं कि देख भाई ये क्या है, इसमें ये हम ऐसे समझाना आना चाहिए हमें। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमें पता है, इंडेक्स में हम देख कर बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं, राइट। बेल कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे क्या है और इम्पॉर्टेंट है, मीन, मीडियन, मोड, ये पीक पर जब होते हैं तब सभी सेम ही होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हमारा डेटा कितने % में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 68% में होता है, 95% में होता है, 99.7 इस % में होता है। इसका एक फॉर्मूला भी है। ओके, 68, 95, 99.7 ये एक फॉर्मूला भी है।
में डेटा लाई होता है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो हमारा डेटा ओके है, फाइन है। ओके, अगर नहीं हो मतलब ये हमें फिर दिखाता है कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है, उसमें स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन तो अभी आपको पता है राइट, कि स्टैंडर्ड डिविएशन में हम क्या समझते हैं कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, मीन से कितना दूर है। वेरिएंस ये बताता है स्प्रेड आउट है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन उसका काउंट देता है राइट। तो यहाँ पे ये पूरा नॉर्मल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं कि क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स ये सारी चीज़ें क्या होती है। क्वार्टाइल्स मतलब अब आप नेम से ही समझ पा रहे हो, ठीक है। क्वार्टाइल्स मतलब क्या होता है कि डेटा को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। देखो हमारे पास डेटा है, ओके, अगर हम उसको पाई चार्ट में, पाई चार्ट तो आपको पता है ना कि एक राउंडेड चार्ट होता है। ओके, तो एक सर्कल कंसिडर कर लो उसको, और उसको हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। उन 4 हिस्सों को हम लोग क्या नाम देंगे, Q1, Q2, Q3, Q4। ये पूरे इक्वल 4 हाफ्स में ही डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। देखो पूरा डेटा को एनालाइज करने जाओगे, अभी तो ठीक है डेटा बहुत छोटा हो सकता है, तब प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एक्चुअल में डेटा पे वर्क करेंगे तो हमारे पास बहुत छोटा डेटा नहीं होने वाला है, हमारे पास बहुत से बड़े से डेटा सेट्स अवेलेबल होंगे राइट। बहुत से मल्टीपल फाइल्स होंगी, मल्टीपल सोर्सेस होंगे, हम लोग वहाँ से डेटा कनेक्ट करेंगे राइट। तब हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास 2000, 3000 इतने सारे रोज़ प्रेजेंट हो हमारे डेटा में, तो क्या करोगे, पूरे 2000, 3000 इनके साथ वर्क करोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उस डेटा को हम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और कहेंगे, एक एम्प्लॉय को कह सकते हैं कि तू इस पे काम कर, तू सेकंड हिस्से पे काम कर, तू थर्ड हिस्से पे काम कर, इससे काम जल्दी हो जाता है राइट। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझने में मदद होती है, ठीक है। तो डेटा को हम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल्स में। Q1 में कितना होता है, Q1 जब होता है एक क्वार्टाइल होता है तो उसमें हम 25% ऑफ डेटा देते हैं, ठीक है। हमारे डेटा में जो 25% ऑफ डेटा को सॉर्ट करेंगे वो Q1 में होगा। Q2 में मीडियन आता है, मीडियन मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू, ओके, मिडल मोस्ट वैल्यू। और वो अगर आप ठीक से एनालाइज करोगे, ठीक से अगर आप आपके दिमाग में भी ये इसको विजुअलाइज कर रहे हो तो आप समझोगे कि Q1 अगर हम डेटा को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 50%, 50th वाला जो परसेंट है वो कहाँ पे आएगा, Q2 वाला जो एंड पॉइंट है वहीं पे आएगा राइट। तो और मिडल मोस्ट वैल्यू क्या होती है हमारी, मीडियन होती है। तो Q2 इक्वल्स टू मीडियन, ये समझ लो, मीडियन मतलब 50% का डेटा जो है वो Q2 में आएगा, ठीक है, या फिर 50% के नीचे, क्योंकि एंड पॉइंट पे 50% आ रहा है राइट, 25 से और 50 तक, तो वो एंड पॉइंट पे आ रहा है। तो फिर Q2 के नीचे जो भी डेटा है वो 50% ऑफ द डेटा है। Q3 में 75% वाला जो डेटा है, 50 से 75% तक जो भी डेटा है वो Q3 में आएगा, ओके। तो वो Q3 में आएगा, और रेस्ट ऑफ द जो 100% वाला जो डेटा है वो Q4 में जाएगा, ठीक है। ये इक्वल हिस्सों में बढ़ गया, तो फिर इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना हो तो देखो हम लोग स्कोर्स ले लो, ठीक है, रैंडम कोई तो स्कोर्स अभी सजेस्ट करते हैं, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90 ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो Q1 में 60 Q1 में आएगा, 60, 50, 60 ये जो दो वैल्यूज़ है वो Q1 में आएगी, ठीक है। मीडियन 70 है, ओके, बीच वाली वैल्यू है, तो मीडियन 70 ये सेकेंड क्वार्टाइल में आया, और Q3 में 80 आएगा, ओके। हमारी जो भी वैल्यूज़ है उसमें Q3 में 80 आएगा, क्योंकि वो 75% ऑफ डेटा आया है, ठीक है। ये होती है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, ये ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट परसेंटाइल्स के बारे में जानते हैं। परसेंटाइल्स में क्या होता है, किसी स्कोर का रिलेटिव स्टैंडिंग बताता है ये, ठीक है। अगर हमें एग्जाम्पल लेना हो तो फिर हम अगर आपका 90th परसेंटाइल है, ठीक है, आपने स्कोर किया और 90th परसेंटेज आ गए, ठीक है, मतलब आपने 90% लोगों से बेटर स्कोर किया है, ओके। जो भी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनमें से आपने 90% आपने बेस्ट किया है, आपका सिर्फ परसेंटेज 90 नहीं है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स में आपने बेस्ट किया है, वो भी समझ में आता है, ओके। रैंक्स में हम समझ सकते हैं, जब हम रैंक्स निकालते हैं राइट, परसेंटाइल्स का फॉर्मूला ये हमें रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू इन डेटा सेट वो दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं डिसाइल्स के बारे में। डिसाइल्स में क्या होता है, ये डेटा को जैसे हमने क्वार्टाइल्स में देखा था वैसे ही डिसाइल्स क्या करता है, डेटा को
10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी देखो हमारे पास अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि 1000 रोज़ है, ठीक है, मेरे डेटा में, तो 100 करके ऐसे मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी डेटा को। और जैसे हम अगर डेटा को डिवाइड करते हैं तो फिर उस पर वर्क करना और भी आसान होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग उस डेटा को ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा उस पर अच्छे से वर्क कर रख पाएंगे, ज़्यादा डीपली उसको एनालाइज कर पाएंगे, ज़्यादा डीपली उससे इंसाइट्स निकाल पाएंगे और क्विकली भी वर्क कर सकते हैं। जितना छोटा डेटा होता है उससे उस पर वर्क करना उतना ही आसान होता है हमारे लिए। पर ऐसा हर बार मतलब ये रियल केसेस में तो होगा नहीं, राइट। बहुत बड़े डेटा सेट्स होने वाले, तो उस पर काम करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ें हुई क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और टीसाइल्स। अभी अगला टॉपिक देखते हैं। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एक कर्व देखी, बेल शेप कर्व थी, ये कर्व हमने देखी थी, राइट। तो वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें लेने, हमने ये चार्ट समझा था, राइट, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाले अभी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सभी चीज़ें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, एट द पर्क होता है। वहाँ पे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होती उसकी, कितना स्प्रेड आउट है डेटा वो हम देख सकते हैं, ओके। ये चीज़ें होती है। अगर हमें इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखने हैं, हाइट ऑफ द पीपल होता है, IQ स्कोर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स होती है, ठीक है। ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो नेक्स्ट अभी एम्पिरिकल रूल के बारे में पढ़ते हैं। एम्पिरिकल रूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैंने कहा था 68, 95 और 99.7 ये एक रूल है, इसको ही हम लोग एम्पिरिकल रूल कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 68% हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम लोग वो कर्व देख रहे थे। 68% ऑफ डेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आता है, राइट। 95% ऑफ डेटा सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन में आता है, और 99.7% ऑफ डेटा कहाँ आता है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर, ओके। ये होता है 68, 95 और 99.7 रूल। इसको हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल रूल, ओके। अगर हमें कोई एग्जांपल लेना हो तो अगर एवरेज मैथ स्कोर 70 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 68% स्टूडेंट्स का स्कोर 60 से 80 के बीच में है, ठीक है। 95% का स्कोर कैसे होगा, 50 से 90 के बीच में है, और 99.7 का क्या है कि 40 से 100 के बीच में है। 99.7 का स्कोर क्या है, 40 से 100 के बीच में है। तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एम्पिरिकल रूल, ओके। ये डेटा को डिवाइड करना होता है, ओके। 68, 95 और 99.7, वो जितना ज़्यादा नंबर है उतना ही उसमें ज़्यादा डेटा है, ठीक है। 40 से 100 देखो, 99.7 में क्या होता है, 40 से 100 के बीच का डेटा आता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। हमें डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ही बेल कर्व होती है, ओके। तो अभी जानते हैं कि RFM सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट करता है, R उसमें रिसेंसी प्रेजेंट करता है, F उसमें फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट करता है, और M मतलब मॉनिटरी वैल्यू। ये क्या होता है कि बिजनेस में सेगमेंटेशन मतलब जो कस्टमर्स होते हैं या फिर जो भी परचेसिंग बिहेवियर होता है उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, और ये बिजनेसेस में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी वैल्यू, ओके। अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, समझो, ओके। देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रिसेंसी मतलब क्या होता है कि हाउ रिसेंटली अ कस्टमर मेड अ परचेस, मतलब कितनी बार वो कस्टमर आया और उसने खरीदारी की, ठीक है। बार बार आ रहा है, ओके, ये याद रखना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि हाउ ऑफन, मतलब कितनी कम बार या फिर आता है या नहीं आता है, ओके। और मॉनिटरी वैल्यू मतलब लो, यहाँ पे मतलब क्या होता है कि लो कितना कम स्पेंड किया है। अगर हमें इसे कोई एग्जांपल के साथ लेना हो तो हम लोग देखो, अगर हमने कोई व्हीकल परचेस कर ली, ठीक है, या फिर हमें करनी हो, लोग इंक्वायरी करते हैं किसी शोरूम्स में, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब अगर कोई चीज़ इंक्वायरी कर रहे हो तो वो लोग हमें मतलब बार बार कॉल करेंगे, ओके। बार बार कॉल करेंगे मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर देखो हमने ख़रीद ही ली, ठीक है, कोई व्हीकल हमने ख़रीद ही ली, मान लो ख़रीद ली, तो फिर क्या है कि हम लोग
उसके मतलब उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको अगर हमें उनकी सर्विसेज अच्छी लगी हो तो हम लोग बार बार कोई चीज़ परचेस करेंगे। वैसे होता है अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाए, ये तो कस्टमर मतलब ये व्हीकल का तो सिर्फ एग्जांपल है, ओके, उसको ज़्यादा सीरियसली मतलब, तो फिर वो लोग हमें बार बार मतलब रिसेंटली ये कस्टमर वहाँ से परचेस कर रहा है, तो वो क्या होता है ना कि वो लोग समझ सकते हैं कि देखो ये कस्टमर रिसेंटली आ रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, तो फिर हमें इसको इसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसको अगर नई कोई ये आ रही है, फैसिलिटीज़ आ रही हो, कुछ हम लोग डिस्काउंट्स दे रहे हो किसी चीज़ों पे, तो वो हम इसको बता सकते हैं बार बार, राइट। तो वो होती है रीसेंसी। फिर वो लोग भी बिजनेस वाले लोग भी समझ सकते हैं कि देखो हमें इसको बार बार ये करना होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर वो देखो एक बार आया, कुछ परचेज़ किया, फिर उसका उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इसीलिए उसने कांटेक्ट किया, मतलब उसने, और फिर ये जो दो चार देखो अभी एक प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, हमने, और फिर उसके रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में 2-4 महीनों के बाद अगर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम लोगों ने कॉल किया, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब ये हमें वहाँ से ज़्यादा कुछ सर्विसेज से ये लेना देना नहीं है, हमें बस हमारा काम बनना है, तो फिर वो बार बार नहीं आ रहे, मतलब वो फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंट लोग हैं वो लोग, तो वो फिर बिज़नेस वाले लोग भी मतलब समझ सकते हैं कि इनको ज़्यादा करना है, इनको ऑफर्स के बारे में बताना है नहीं, या फिर इनको कन्वर्ट करना है, इनसे परचेस कराना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो लोग समझ लेते हैं। मॉनिटरी में क्या होता है ना कि एक बार देखो कुछ तो ले लिया और फिर जाओ, फिर उन्होंने बाद में उसको मुँह ही नहीं दिखाया, फिर पता ही नहीं कि ऐसे एक कस्टमर ने परचेस भी किया था, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो उन पे वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, तो वैसे करके वो लोग अपना सेल भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये RFM सेगमेंटेशन होता है। इसमें हमारे पास रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ये क्या करता है, बिजनेस को एनालाइज करने में, बिजनेस में जो भी हमारे पास कस्टमर्स हैं उनमें सेगमेंटेशन करने में, उनके परचेसिंग बिहेवियर्स पर हम लोग उनको सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है RFM सेगमेंटेशन। तो आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो थोड़े बहुत डिफ़र करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट। मतलब हमारे पास मान लो कुछ वैल्यूज़ है और वो एक बल्क में है, लेकिन एक कोई तो ऐसा डेटा है या फिर एक कोई तो ऐसा नंबर है जो बहुत दूर खड़ा है, होता है ना। मतलब अगर देखो हमारे फ्रेंड सर्कल में हम लोग सब साथ में खड़े हो और कोई तो अगर हमारा एक फ्रेंड जो हमसे गुस्सा हो गया, कुछ भी हो गया उसको रीज़न, और वो दूर जाके खड़ा हुआ, तो वो डिफरेंट लगता है, राइट। उसी को हम लोग आउटलायर कहते हैं। डेटा सेट मतलब हम फ्रेंड्स का ग्रुप, और एक जो बहुत ही दूर जाके खड़ा हुआ है उसको हम लोग आउटलायर कहते हैं। विच डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा, ओके, डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, ऐसे भी कह सकते हैं। दे अपीयर फार फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द वैल्यूज एंड कैन स्कीव रिजल्ट्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अभी ये आउटलायर्स का क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ये जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, ओके, अगर कोई फ्रेंड दूर खड़ा है, ठीक है, वो गुस्सा है और वो नाराज़ हो गया, समझ लो, तो फिर क्या होता है, ये जो फ्रेंड सर्कल है ये भी खुशी से मतलब प्रॉपरली हैप्पी नहीं होते हो कि उनमें भी थोड़ा सा अनबन होने लगती है कि भाई ये क्यों दूर खड़ा हुआ है, उसमें भी वो लोग थोड़ा सा अनहैप्पी होते हैं, राइट। तो वो रिजल्ट इन द एंड क्या हुआ, ग्रुप का भी मूड ऑफ है, उस अकेले वाले पर्सन का भी मूड ऑफ है, राइट। तो वही डेटा सेट्स के साथ भी होता है। मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज़ होने के बाद भी वो थोड़ा कुछ आउटलाइज अगर प्रेजेंट हो, तो वो फिर जो हम स्टैटिस्टिकल करके, जो स्टैटिस्टिक्स उस पर अप्लाई करके डेटा सेट पे जो एनालिसिस हम लोग निकालना चाहते हैं, वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते, ओके। वो जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो सकता है। स्क्यूड इन द सेंस कि अगर थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, हमें प्रॉपर रिजल्ट जो चाहिए, एक्यूरेसी नहीं मिलती है अगर हमारे पास आउटलायर्स हो तो, ठीक है। आउटलायर्स नेम से भी पता चल रहा है कि ये आउटलायर्स होते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टैटिस्टिक्स के बिना डेटा साइंस अधूरा है, तो इसको अच्छे से समझो, सीखो और डेटा के साथ दोस्ती कर लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि अगला टॉपिक क्या हो सकता है या फिर अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।